हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जयसवाल कोचिंग। आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन उससे पहले जो हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़े थे उसमें लिम्फेटिक सिस्टम इन ट्रांसपोर्ट बचा हुआ था, जो कि 7.1.7 का टॉपिक है और इसको करना ज़रूरी है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है ना। इसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम इन ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले ये क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम? अ लार्ज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मेड अप ऑफ वेसल, नोड्स एंड सर्टन ऑर्गन्स। एक लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ नेटवर्क है जो हमारे बॉडी में फैला हुआ है ना। वेजल्स से बना हुआ है। वेजल्स मतलब छोटे छोटे पाइप के समान है ना, जो कि पूरे बॉडी में फैले हुए। उसमें नोड्स भी हैं है ना, और सर्टन ऑर्गन्स भी है। अब उसके बाद हाउ लिम्फ इज फॉर्म्ड, लिम्फ कैसे बनता है वो देखते हैं। हाई प्रेशर इन ब्लड वेजल कॉजेज सम प्लाज्मा टू लीक आउट। जैसे कि हमारे ब्लड वेजल्स में, आर्टरीज और वेन्स में क्या होता है, खून बहता है, हमको पता है ना। तो ज़्यादा प्रेशर के कारण जो प्लाज्मा है वो लीक कर जाता है उस वेजल से। दिस लीक्ड फ्यूल कंबाइंस विद इंटरसेलुलर फ्लूइड टू फॉर्म लिम्फ। और जो लीक हुआ है, जो फ्लूइड प्लाज्मा रिलीज हो गया है ना, लीक हो गया है। अब जो वही फ्लूइड जो है वो इंटरसेलुलर फ्लूइड मतलब इंटरसेलुलर फ्लूइड में चले जाता है। अब ये इंटरसेलुलर फ्लूइड क्या किसको बोलेंगे? जो सेल और सेल के बीच में जो जगह रहता है उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर एरिया बोलेंगे। तो वहाँ पे फ्लूइड जम जाता है ना, और उसी के बाद वो लिम्फ बन जाता है। तो समझ में आ गया होगा, जो हमारे ब्लड वेजल्स हैं उसमें हाई प्रेशर के कारण जो प्लाज्मा है वो लीक कर जाता है। ब्लड लीक नहीं होता, क्या लीक होता है? प्लाज्मा लीक होता है। और यही जो लीक फ्लूइड है वो इंटरसेलुलर फ्लूइड मतलब इंटरसेलुलर फ्लूइड में कंबाइन हो जाता है और वो लिम्फ बन जाता है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है? द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस ड्रेन्ड आउट फ्लूइड एंड रिटर्न इट बैक इनटू द मेन ब्लड स्ट्रीम विया कैपिलरीज एंड वेन्स। देखो, ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्या करता है? कलेक्ट करता है जितने भी लीक हुए हैं प्लाज्मा को, फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में दोबारा लाता है। मतलब ये सर्कुलेशन चलते रहता है बॉडी में, ठीक है। अब उसके बाद इसका मूवमेंट देखेंगे। इसका मूवमेंट में क्या है? द फ्लो ऑफ लिम्फ इज मेंटेन स्मूथली बाय पेरिस्टल्सिस एंड वन वे वॉल्व इनसाइड द लिम्फ वॉल टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो। ठीक है, तो मूवमेंट कैसे होता है? ये पेरिस्टल्सिस मूवमेंट करता है। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट मतलब क्या? वेव लाइक मूवमेंट करता है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम मतलब क्या है कि एक ट्यूब है, बहुत सारे ट्यूब है जो हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। वहाँ पे लिम्फ जो है वो फ्लो होता है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्व रहता है ताकि बैक फ्लो ना हो इसमें भी, ठीक है, बैकवर्ड फ्लो ना हो ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें जो प्लाज्मा है वो ब्लड वेजल से लीक कर जाता है और पूरे बॉडी में मतलब इंटरसेलुलर फ्लूइड में वो कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद बॉडी में सर्कुलेट होता है और आगे जाके वो ब्लड स्ट्रीम में ही मिलता है। उसके बाद देखेंगे रेस्पिरेशन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, जो कि 7.1.8 है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को पॉइंट वाइज देखने से पहले हम उसका जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से समझेंगे। तो बुक में बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, तो मैंने बेटर यही समझा कि बुक से ही समझाना ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? नेसल पैसेज होता है जहाँ से हम सांस लेते हैं। उसके बाद माउथ होता है, फिर लंग्स, है ना। लंग्स के बाद ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे रिब है, ये जो है लंग्स के नीचे रहता है, डायफ्राम रहता है, एब्डोमिनल कैविटी डायफ्राम के नीचे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ इसको बोलेंगे ब्रोंकाई। फिर उसके बाद इधर है डाइजेस्टिव ट्यूब, जो कि हमारे काम का वो नहीं है, डाइजेस्टिव ट्यूब को हमें नहीं पढ़ना है। फिर रेस्पिरेटरी ट्यूब, ठीक है। फिर ये ब्रेन जो है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे जो अंगूर के समान रहते हैं लंग्स के अंदर में, उसको अल्वियोली कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी है आर्टरीज एंड वीन्स, अल्वियोली, है ना। और रेस्पिरेटरी ट्यूब आपको समझ में आ गया होगा क्या कौन सा है। तो एक बार मैं बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। ये क्या है? नेसल पेजेस, जहाँ से हम सांस लेंगे। फिर उसके बाद वो जाएगा किधर जाएगा? वो
ब्रोंकाई में जाएगा, है ना, ब्रोंकाई के थ्रू वो ब्रोंकियोल्स में जाएगा, और ब्रोंकियोल्स में जाने के बाद वहाँ पे अल्वियोली रहता है, फिर अल्वियोली में गैस एक्सचेंज होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा और फिर बाहर चला जाएगा। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सबसे पहले नोज से वो एंटर करेगा ऑक्सीजन, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा? वो लैरिंग्स फेरिंग्स होते हुए वो जाएगा ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई में जाने के बाद वो कहाँ जाएगा? लंग्स में एंटर करेगा, जहाँ पे बहुत सारे ब्रोंकाई हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे अल्वियोली है, अल्वियोली में गैस एक्सचेंज होता है। तो हमको आपको याद हो गया होगा इसको क्या कहते हैं। यहाँ से नोज़ के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है, नोज़ के थ्रू एंटर करेगा ऑक्सीजन। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? उसके बाद जाएगा वो लैरिंग्स फेरिंग्स। फिर उसके बाद जो ये ब्रांच से पहले जो एक मेन ब्रांच है उसको बोलेंगे ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। और ये जो छोटे छोटे बटे हुए हैं उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ये जो अंगूर के समान है उसको अल्वियोली कहा जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं अल्वियोली। और ये जो छोटे छोटे जो ब्रांच है ना, इसको बोलेंगे ब्रोंकियोल, और जो मेन ब्रांच है उसको बोलेंगे ब्रोंकाई। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, राइट। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पॉइंट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, उसका डेफिनेशन देखेंगे और उसका पर्पस क्या है वो देखेंगे रेस्पिरेशन का। तो सबसे पहले एनर्जी रिलीज है। ब्लड एंड लिम्फ कैरी न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज इन टू रिलीज एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है कि ब्लड और लिम्फ जो है वो न्यूट्रिएंट्स कैरी करते हैं, और वो कहाँ ले जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स को सेल में ले जाते हैं। सेल क्या करता है? फूड को ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करने से वहाँ से एनर्जी निकलता है। एनर्जी किसके फॉर्म में निकलता है? एटीपी के फॉर्म में निकलता है, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है ना। और फिर उसके बाद उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? ब्लड और लिम्फ जो है वो न्यूट्रिएंट कैरी करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? सेल में ले जाते हैं। सेल उसको ऑक्सीडाइज करता है और एनर्जी बनाता है। दैट प्रोसेस इज नॉन एज रेस्पिरेशन। उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस देखते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम रेस्पिरेशन इज़ एसेंशियल टू रन ऑल लाइफ प्रोसेस, है ना। जो भी एनर्जी रिलीज हुआ है यहाँ से, वो एनर्जी बहुत ज़रूरी होता है बॉडी को चलाने के लिए, लाइफ प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑर्गेनिज्म। जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो देखेंगे ऑर्गेनिज्म में। प्लांट में क्या होता है? प्लांट में यूटिलाइज एन इलाबोरेट सिस्टम ऑफ वेजल, स्टोमेटा एंड अदर स्ट्रक्चर फॉर गैस एक्सचेंज। प्लांट में कैसे गैस एक्सचेंज होता है? वहाँ पे भी गैस एक्सचेंज होता है, लेकिन वहाँ पे स्टोमेटा होता है, और उसमें वेजल्स भी पाए जाते हैं। किसमें? प्लांट में। तो जो लीफ रहता है उसमें छोटे छोटे पोर आपको नज़र आएंगे, है ना, उस पोर को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और वहीं पे ही गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है, वहीं पे क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है प्लांट में, और प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है। उसके बाद देखेंगे एनिमल में, यूज स्ट्रक्चर लाइक वेजल्स, गिल्स, स्किन और लंग्स डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, है ना। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल में भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपने जो वेजल्स का उपयोग करते हैं। गिल्स का उपयोग कौन करता है? गिल्स का उपयोग फिश करते हैं, तो वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। स्किन के थ्रू कौन करता है? और फ्रॉग करता है ना, फ्रॉग स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं ऑर्गेनिज्म में, जो कि अलग अलग ऑर्गन हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म में, जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं। और ह्यूमन में क्या है? हमको पता है ह्यूमन में क्या है? पेयर ऑफ लंग्स है एंड अ नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ नोज टू द लंग्स, है ना। और एक क्या है? एक ट्यूब है, रेस्पिरेटरी ट्यूब है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? हमारे लंग्स, हमारे नोज से लेके लंग्स तक फैला हुआ है। उसके बाद एक नोट है कि जो राइट लंग होता है हमारा, वो क्या रहता है? वो थोड़ा बड़ा रहता है व्हेन कंपेयर टू लेफ्ट लंग्स, ठीक है, समझ में आया होगा। अब क्यों रहता होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि इधर हार्ट है ना, लेफ्ट साइड में क्या है? हार्ट है, तो हार्ट को भी तो जगह चाहिए ना, तो इसीलिए जो लेफ्ट लंग है वो क्या रहता है? थोड़ा सा छोटा रहता है व्हेन कंपेयर टू राइट लंग।
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स एंड अल्वियोली में सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल नेचर। इसमें बताया गया है कि जो लंग्स है वो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में ब्रांच ऑफ ट्यूब्स रहते हैं ना, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें ट्यूब है। फिर उसी के अंदर में रहता है अल्वियोली। अल्वियोली क्या है कि एयर सैक है। द एंड ऑफ दिस रेस्पिरेटरी ट्यूब, यहाँ पे हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी ट्यूब होता है, उसी रेस्पिरेटरी ट्यूब के नीचे क्या रहता है, अल्वियोली उसमें अटैच्ड रहता है, जो कि बंचेस ऑफ बबल लाइक एयर सैक, बबल की तरह वो एयर सैक बंच में रहता है, गुच्छे में रहता है, उसको अल्वियोली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैसिव सरफेस एरिया। इफ़ ऑल अल्वियोली वेयर स्प्रेड आउट, अगर सारा अल्वियोली जो है स्प्रेड आउट हो जाएगा तो वो 100 स्क्वायर मीटर एरिया वो कवर करेगा, है ना। और इसमें ये क्या क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है गैस एक्सचेंज होने के लिए, ठीक है। अब गैस डिफ्यूजन, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द अल्वियोली इनटू द ब्लड वेसल, और इसी में क्या होता है, अल्वियोली में जो ऑक्सीजन जब यहाँ पे पहुँचता है अल्वियोली में, तो वो क्या हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड वेजल्स में ऑक्सीजन एंटर करता है। और ब्लड वेजल में ऐसा कौन सा है जो कि ऑक्सीजन को पकड़ता है, हमने देखा था ब्लड वाले लेक्चर में क्या देखा था हमने कि वहाँ पे क्या रहता है, आरबीसी, आरबीसी में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ब्लड, और इसी अल्वियोली में जो ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लेके आता है, उसको वो अल्वियोली को दे देता है और अल्वियोली उसे बॉडी के बाहर करेगा। अब उसके बाद वल्नरेबिलिटी, लंग्स कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाई इन्फेक्शन, डस्ट एंड स्मोक, है ना। बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन, डस्ट, स्मोक अगर है तो फिर अफेक्ट होता है लंग्स, है ना। तो आगे के पॉइंट देखते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। तो इसमें पहला हम इनहेलेशन देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सहेलेशन देखेंगे। इनहेलेशन में मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग इन, सांस लेने का प्रोसेस हम देखेंगे। तो इसमें कौन सा मसल काम करता है, जो डायफ्राम है, डायफ्राम कहाँ रहता है, लंग्स के नीचे रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है मतलब वो सिकुड़ जाता है और वो डाउनवर्ड मूव करता है ना, ताकि रिब केज जो है वो ऊपर की ओर मूव कर सके, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे वो जो चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होता है और उसमें ज़्यादा उसको रूम मिलता है ताकि लंग्स ऑक्सीजन को कैरी कर सके। फिर प्रेशर वहाँ का ड्रॉप हो जाता है। एज द स्पेस इनसाइड इंक्रीजेज, जैसे कि लंग्स का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे जो प्रेशर है लंग्स के अंदर में वो कम हो जाता है, और एयर जो है फ्रॉम द आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स, और जो बाहर का जो एयर है वो लंग्स के अंदर में चला जाएगा और प्रेशर को बैलेंस करता है, ठीक है। तो क्या करता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो नीचे चला जाएगा और रिब केज जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और इससे जो चेस्ट है वो एक्सपेंड होगा और उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा रूम प्रोवाइड करेगा लंग्स को ताकि वो एयर को कैरी कर सके। उसके बाद जो स्पेस है अंदर का वो बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा, फिर एयर जो है वो बाहर से एंटर करेगा बॉडी में, मतलब लंग्स में, फिर वहाँ को जो प्रेशर है उसको मेंटेन करता है। तो इनहेलेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखेंगे, है ना, इनहेलेशन बहुत इजी था, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब क्या है, ब्रीथिंग आउट, है ना, सांस छोड़ने का प्रोसेस। तो इसमें पहला है कि मसल एक्शन, कौन सा मसल काम करता है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। डायफ्राम उसमें क्या हो रहा था, इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, इसमें क्या होगा, रिलैक्स होगा और नीचे की ऊपर की तरफ मूव करेगा और रिब केज जो है वो नीचे आ जाएगा, जस्ट उल्टा ऑफ इनहेलेशन। उसके बाद जो स्पेस है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस मूवमेंट से जो चेस्ट है वो सिकुड़ जाएगा, है ना, ताकि लंग्स कंप्रेस हो सके। फिर प्रेशर यहाँ का बढ़ेगा। एज द स्पेस इनसाइड डिक्रीज है, जैसे कि स्पेस जो है वो अगर डिक्रीज होता है तो प्रेशर जो है लंग्स का वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। एयर फ्लोज आउट, इसके कारण जो एयर है वो बाहर चला जाएगा। हाई प्रेशर एयर फोर्स आउट ऑफ द लंग्स, हाई प्रेशर के कारण जो एयर है वो बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो आप लोगों को एक्सहेलेशन और इनहेलेशन समझ में आया होगा, है ना, जस्ट उल्टा है एक दूसरे के, ठीक है। तो एक्सहेलेशन भी बहुत इजी है प्लस इनहेलेशन भी इजी है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार बुक से उसका जो डायग्राम है वो देख लेते हैं।
ये देखिए फिर से एक बार डायग्राम में समझते हैं कि क्या रहता है। नेसल पैसेज रहता है, उसमें से एयर एंटर करेगा, और जो डायफ्राम की बात हो रही थी वो लंग्स के नीचे रहता है। यही क्या करता है, यही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर क्या मिलेगा इसको, लंग्स को, ये ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट जो है वो ब्रॉड हो जाएगा और लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिलेगा ताकि यहाँ से जो एयर है वो इसमें आ सके, है ना। और यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब एक्सहेलेशन का टाइम आएगा, मतलब सांस छोड़ने का टाइम आएगा, तो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव, मतलब रिलैक्स हो जाता है और अपवर्ड मूव करता है। और जो लंग्स है या फिर जो रिब केज है वो या फिर चेस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाने से जो एयर है वो बाहर चला जाएगा। एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये, है ना। और तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर ये नहीं समझ आए तो और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।